चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बढ़िया खबर के साथ। खास तौर पर अगर किसानों की बात करें तो एक खबर किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इस साल मानसून सामान्य से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक जून से सितंबर के बीच 105% बारिश रहेगी। मानसून के पूर्वानुमान को लेकर हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। 5 जून से 30 सितंबर के अंदर जो बारिश होता है इस साल सामान्य से अधिक रहने का संभावना है। और क्वांटिटेटिव भी देखें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो 87 सेंटीमीटर है इसका 105% इस बार होने का संभावना दिखाई दे रहा है। और पूरी देश में आप रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन का फोरकास्ट देखें। हमारा आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया इसके हिसाब से लगभग सभी जगह पर नॉर्मल से एबोव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तमिलनाडु, बिहार के कुछ इलाका और लद्दाख रीजन, ये सभी इलाका में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सर, अगर मैं बात करूं अल नीनो कंडीशन की, न्यूट्रल रहेगा इस बार अल नीनो? हाँ, इस बार अभी भी न्यूट्रल कंडीशन चल रहा है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, और ये न्यूट्रल कंडीशन जारी रहेगा मानसून सीजन के एंड तक। इसलिए इसका कोई कुप्रभाव नहीं है और कोई एल नीनो कंडीशन डेवलप नहीं हो रहा है एंड ऑफ सीजन तक। और इसके साथ साथ जो इंडियन ओशन डाइपोल है जिसका भी असर होता है मानसून के ऊपर, वो भी अभी न्यूट्रल कंडीशन में है और मानसून सीजन एंड तक ये न्यूट्रल कंडीशन ही रहेगा। जो यूरेशियन स्नो कवर है वो इस साल दिसंबर से फरवरी के दौरान नॉर्मली जितना एरिया में कवर होता है स्नो, इस बार इससे कम हुआ है। जब कम स्नो कवर होता है मानसून के लिए अच्छा होता है। इसलिए ये आज फेवरेबल है कि मानसून सीजन के दौरान यूरेशियन स्नो कवर या नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक स्नो कवर का पॉजिटिव असर होगा, यानी अच्छा रेनफॉल होने के लिए संभावना दिखाई देगा। तो चलिए, देश में मानसून के हिसाब से एक बढ़िया खबर, पूर्वानुमान जो आज जारी किया गया है उसमें सामान्य से ज्यादा बारिश की यहां पर अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, टैरिफ वॉर के बीच एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। FY25 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट दर्ज किया गया है। इस पर पूरा अपडेट ले लेते हैं। रोहन सिंह अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो रोहन, बताएं एक्सपोर्ट डेटा क्या कह रहा है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे अमेरिका के साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट की बातचीत की जा रही है उस पर क्या अपडेट है। जी, अगर कुल मिला के पिछले वित्त वर्ष के कुल एक्सपोर्ट की बात करें तो ये एक साल का सबसे हाईएस्ट एवर है। 820 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है कुल एक्सपोर्ट का हमने इसमें अचीव किया है। इसमें अगर उससे पहले साल की बात करें तो लगभग 778 बिलियन डॉलर, तो लगभग 6% की वृद्धि हुई है पिछले साल। अकेले अगर हम मार्च की बात करें तो यहाँ पर 71.71 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ, जो कि से बढ़कर 73.61 का हुआ, यानी कि लगभग ये इसमें इंक्रीज हुआ है। इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कंसर्न है क्योंकि इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है। 73.63 बिलियन डॉलर से बढ़कर 77.63 हुआ, यानी कि जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 3.63% हुआ, जो कि एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन पिछले पूरे साल का अगर हम देखें तो वो एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाता है। इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत हो रही है उसमें एक अच्छी खबर ये आ रही है कि सरकार इसको काफी ज्यादा एक्सपेडाइट करना चाहती है। आज कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसके मुताबिक उनकी उम्मीद है कि जो पहला ट्रांच, जो पहला फेज है वो लगभग सितंबर अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये इस बात की पूरी संभावना है कि हम सितंबर से पहले ले लें, लेकिन सितंबर की डेडलाइन रखी गई है, यानी कि जो अभी 90 दिनों का जो एक रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया है ट्रेड वॉर में, उसमें उसके बीच ही कोशिश की जाएगी कि इस डील को पूरा कर लिया जाए ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक तरह की राहत मिल सके। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि इंडिया यूएस के बीच जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस डील को लेकर वो साइन किए जा चुके हैं और आगे कोशिश की जाएगी कि इसे काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। जी, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं आज शेयर बाजार का हाल। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार का जोश आज हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी में धुआंधार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1578 पॉइंट चढ़कर 76,735 पर और निफ्टी 500 पॉइंट चढ़कर 23,329 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक साल के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी शानदार खरीदारी देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब ले लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज जोश हाई दिखा बाजार का, आपसे जानना चाहेंगे किन स्टॉक्स ने आज बाजार का जोश हाई रखा? तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज के चलते और डोमेस्टिक इन्फ्लोज के चलते आज बाजार में एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी के कौन से बढ़ने वाले शेयर हैं। सबसे पहले नाम आता है इंडसइंड बैंक का, जहां पे हमें 7% का एक इजाफा देखने को मिला है। श्रीराम फाइनेंस भी करीब 5.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लार्सन एंड टूब्रो की बात करी जाए तो 5% की तेजी यहां पे देखने को मिली है और टाटा मोटर्स भी आज 5% की अच्छी खासी तेजी के साथ आज बंद हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम पे मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की, मजगांव में देखिए क्या शानदार रैली देखने को मिली है। 0.25% का इजाफा यहां पे देखने को मिला है। इरेडा 8.5% की तेजी, सोना बीएलडब्ल्यू यहां पे 8% का अपसाइड देखने को मिला है और साथ ही साथ भारत फॉर्ज की बात करी जाए तो 7% की रैली यहां पे भी देखने को मिली है। रियलिटी पैक हो, डिफेंस पैक हो, यहां पे अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट रियलिटी सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन आज देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स जो है वो कौन से रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर में हमें 0.2% की कमजोरी देखने को मिली है। एचपीसीएल इनफैक्ट 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल फ्लैट क्लोजिंग इसने दिखाई है और पीआई इंडस्ट्री की बात करी जाए तो यहां पे भी करीब 1% का हमें पेन आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि इस टाइम पे कौन से सेक्टर्स में हमें पेन देखने को मिला है, कौन से सेक्टर में गेन देखने को मिला है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि एफएमसीजी के गेनर्स कौन से रहे। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करी जाए तो 0.4% की तेजी यहां पे भी देखने को मिली है। हालांकि अगर हम इनिशियल ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पे एफएमसीजी पैक फ्लैट था। इसके अलावा डाबर में 3%, पतंजलि फूड्स 3.5% और रेडिको खैतान भी करीब 0.3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। रियलिटी सेक्टर की तरफ नजर डाली जाए तो अनंतराज 0.9% का इजाफा यहां देखने को मिला है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहां पे दोनों भाइयों के बीच जो लीगल डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो गया है, जिसके बाद यहां पे शानदार तेजी देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट 0.7% और डीएलएफ भी करीब 6.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज का रहा है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं आपको बता दें आज बैंकिंग, फाइनेंस और रियलिटी शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। दरअसल आरबीआई के 0.25% रेट कट के बाद अब बैंकों ने भी ग्राहकों को राहत देना शुरू कर दिया है। कई बैंकों ने होम लोन पर ब्याज दरें 0.25% तक घटा दी है। रेट सेंसिटिव सेक्टर में आज तगड़ा एक्शन जो देखने को मिला, इसके पीछे वजह क्या है जान लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं, ये जो तेजी दिखाई दी है रेट सेंसिटिव सेक्टर में, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? क्लियरली रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ऑटो हो या फिर बैंकिंग इटसेल्फ क्यों ना हो, सब जगह आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। शुरुआत होती है आरबीआई के रेट कट से, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट काटा। ऑब्वियसली आरबीआई ये चाहता है कि बाजार में लिक्विडिटी अच्छी तरीके से हो और रेट कट का ट्रांसमिशन भी बहुत स्मूथली हो। इसको मद्देनजर रखते हुए बैंक ने तत्कालीन अपने जो एमसीएलआर रेट्स हैं इनमें कटौती की है और इसी के साथ डिपॉजिट रेट्स में भी आपने एक कट आता हुआ देखा है। इनफैक्ट अगर हम एसबीआई की बात करें तो इन्होंने अपना एमसीएलआर रेट, जो लेंडिंग रेट होता है, उसको 0.25% से घटाया। इसका मतलब है आपकी जो होम लोन होती है, आपके जो ऑटो लोन्स होते हैं, ये आपको अब बेहतर ब्याज दरों पे मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम एक्सिस बैंक और एचडीएफसी की बैंक की बात करें तो साल 2020 के बाद इन बैंकों ने सबसे पहली बार इन्होंने डिपॉजिट रेट काटा है। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को मद्देनजर रखते हुए, डिपॉजिट लोन ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही आरबीआई पॉलिसी के हफ्ते भर में ही आपने बैंकों का एक्शन आता हुआ देखा है। इस पे कहां पॉजिटिव असर पड़ेगा? ऑब्वियसली रियल एस्टेट और ऑटो, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा रेट सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं और यहां ब्याज दरों में कटौती का मतलब ये है कि बेहतर सेल्स की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और इसीलिए शायद आज ऑटो और क्लियरली रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बैंक शेयर में क्यों तेजी देखने को मिल रही है? दो कारणों से। सबसे पहले, जब रेट कट इन्होंने डिपॉजिट पे किया है तो कहीं ना कहीं उससे मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा, और दूसरा क्योंकि आपने ब्याज दरें लोन्स पे भी कम की हैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के बाद, तो यहां आपको लोन की डिमांड भी बेहतर होती हुई नजर पड़ेगी। इसके अलावा जब एक्सपेक्टेशन ये है कि 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स का आरबीआई आगे जाके रेट कट करेगा, तो बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि रेट्स गिर रहे हैं, जिसके कारण काफी सारी बैंक, खास करके पीएसयू बैंक को ट्रेजरी गेन भी देखने को मिलता है। तो ये सब कारणों से
आज आप निफ्टी बैंक में एक अच्छा खासा जबरदस्त तेजी का उछाल देख रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। टू व्हीलर सेगमेंट में ग्रीन शूट्स दिखने शुरू हो गए हैं। वाहन डाटा के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स की बिक्री हो रही है। इस पर डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सुदर्शन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुदर्शन, आपसे जानना चाहेंगे टू व्हीलर सेगमेंट में वाहन का डाटा क्या कह रहा है? रिसेंटली OTT पे एक सीरीज आई है दुपहिया, जो कि लोगों के जुआं पे आया, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी दुपहिया का रौनक रिटर्न होता दिख रहा है। अगर जो आप अप्रैल 1 से अप्रैल 14 तक का डेटा देखेंगे सारे सेगमेंट्स का, तो एक सेगमेंट जो सबसे अच्छा करते हुए नज़र आ रहा है वो है टू व्हीलर्स। अगर जो आप टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन देखें तो वहाँ पर भी मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर दोनों में ग्रोथ देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ टोटल रजिस्ट्रेशन है अप 18% और ईयर ऑन ईयर 11% का ग्रोथ है। लेकिन अगर जो यहाँ पे टू व्हीलर देखें तो मंथ ऑन मंथ 21% का ग्रोथ देखने को मिला और ईयर ऑन ईयर 14% का। इसके कंपैरिजन में अगर जो कार में देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ अच्छा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर फ्लैट है। कमर्शियल व्हीकल जो कि बस और ट्रक सेगमेंट होता है, वहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला, वहाँ पे 6% का डिक्लाइन है और मंथ ऑन मंथ सिर्फ 1% का ग्रोथ है। थ्री व्हीलर में मंथ ऑन मंथ फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ है। तो एक सेगमेंट जो सबसे अच्छा बहुत महीनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि टू व्हीलर्स में डिमांड रिटर्न आई। लास्ट मंथ बजाज ऑटो ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि रिकवरी मार्च के एंड में या अप्रैल के बिगनिंग में आ सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि डिमांड रिटर्न हुआ। उसका एक मुख्य कारण है अभी कुछ एक त्यौहार हैं लास्ट कुछ एक दिन में, तो उसके कारण भी हो सकता है कि टू व्हीलर्स में स्पेशली गांव के एरिया में डिमांड इंक्रीज हुआ होगा। और अगर जो कंपनीज की बात करें तो दो कंपनीज जो कि कंटिन्यूसली लास्ट एक साल से आउट परफॉर्म कर रही है टू व्हीलर सेगमेंट में, वो है टीवीएस मोटर और आयशा। और वो अभी भी इस महीने का भी अगर जो रजिस्ट्रेशन डेटा देखें तो वही दो कंपनी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। लेकिन फर्स्ट हाफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड हाफ देखने को ये होगा कि अगर जो ये कंपनी अपनी मोमेंटम मेंटेन कर पाती है या नहीं। शुक्रिया सुदर्शन इस पूरी जानकारी के लिए। बाजार की नजर कल आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल निफ्टी में विप्रो के नतीजे आएंगे, तो नतीजों का अनुमान बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। तो आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कल विप्रो के नतीजे आने वाले हैं, क्या उम्मीद है इनसे? टीसीएस के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट आईटी कंपनी, क्या एक्सपेक्टेड है? कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू जो तमाम एनालिस्ट देखते हैं 0.5% घटने का अनुमान है तिमाही दर तिमाही। इस कंपनी ने गाइड करा था -1% से +1% का, तो टुवर्ड्स द लोअर एंड उस गाइडेंस बैंड के ये पहुंच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि डिटोरिएशन एनवायरनमेंट में है और इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्टिकल है। और इस बार मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ कंसर्न्स इस टैरिफ वॉर ट्रेड वॉर के बीच में वैसे ही एमिनेट हो रही हैं। जहां तक मार्जिन्स की बात है, एक्सपेक्टेड है फ्लैट रहेंगे। पिछला क्वार्टर जब आया था Q4 पिछले साल का Q3 माफ कीजिएगा, 12 क्वार्टर हाइज पे 17% पे मार्जिन्स थे, तो उन्हीं के इर्द गिर्द ब्रोकरेजेस कह रही हैं इस बार भी मार्जिन्स होंगे, इसलिए मैंने कहा फ्लैट देखने को मिलेंगे। हां, रुपए में जो कमजोरी आ रही है उसका फायदा मिल रहा होगा, पर इनके लिए दिक्कत यह है कि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं नजर आएगा क्योंकि रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, वो दिक्कत कर देगा, इसीलिए मार्जिन शायद फ्लैट होंगे। विप्रो के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये पूरे साल का तो गाइडेंस नहीं देते, अगली तिमाही का गाइडेंस देते हैं। तो इस केस में इस बार Q1 की गाइडेंस दे रहे होंगे और ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं, इसलिए उसका पोल नहीं ब्रोकरेजेस के नाम के साथ रख दिया क्या एक्सपेक्टेड है। नुवामा तो कह रहा है कि -1 से +1%, जैसे Q3 से Q4 के एक्सपेक्टेशन थे, इस बार Q4 से Q1 के एक्सपेक्टेशन होंगे, पर बाकी सब डिवाइडेड है। नुवामा जैसे यहां पे है, BNP पारिबा तो कह रहा है एक निगेटिव ग्रोथ का क्वार्टर होगा या फिर नो ग्रोथ का क्वार्टर होगा। कोटक कह रहा है 0.5% दबाव से 1.5% के ऊपर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की कंपनी बात कर सकती है। तो एनालिस्ट बहुत बटे हुए हैं जो इसकी गाइडेंस होगी उसके आंकड़ों को लेकर। नजर कहां रहेगी? ध्यान रखिएगा, जिस तरह का मैक्रो डिटोरिएशन हो रहा है एनवायरमेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं उसका एनवायरमेंट कैसा है। विप्रो के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज एक अहम वर्टिकल है, उसमें डिस्क्रिशनरी का एक्सपोजर विप्रो का काफी ज्यादा है, तो वहां पे हालचाल क्या है। इन्होंने अभी हाल में अपडेट करा था कि 1 अप्रैल से अपने स्ट्रक्चर को रीअलाइन कर रहे हैं, सर्विसेज को रीअलाइन कर रहे हैं। एनालिस्ट जब बैठेंगे मैनेजमेंट के साथ तो सब ये जानना चाहेंगे इसके पीछे का दरअसल रैशनल क्यों है, फिर से क्यों रीजिक करा आपने अपने कारोबार को। और कंसल्टेंसी, डील एग्जीक्यूशन, ये सब वर्टिकल्स, ये सब अपडेट्स इंपॉर्टेंट होंगे।
शुक्रिया आशीष जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल विप्रो के नतीजे कितना उम्मीदों पर खड़ा उतरते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सोने की तेजी की, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। बाजार इस साल जो भाव है 1,30,000 रुपए के पार निकलने की उम्मीद जता रहा है। क्या सोने की रफ्तार थमेगी या जारी रहेगी? डिटेल्स लेते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं सोने में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है, इसके नए टारगेट किस तरह के आ रहे हैं? गोल्ड एक हेडलाइन के तौर पर पूरा जब से ये 2025 शुरू हुआ है, हमने 20 बार इसको ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। और वो आपकी स्क्रीन पे आएगा कि किस तरह से और बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस लगातार अपनी जो आउटलुक है वो यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आए हैं। जब ये साल शुरू हुआ तो लोगों ने कहा 3,000 तक जाएगा, अब हम 3,200 पर हैं, तो टारगेट्स यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। 3,300, 3,700 आप देख सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए या सिटी की बात की जाए, डिवियर ने 4,500 तक यहाँ पर बोला है और इस तरह की रिपोर्ट यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने की है। गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि उनका बेस केस 3,700 है और एक्सट्रीम केसेस में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि रेट कटौती ज़्यादा होती है या टैरिफ्स बहुत हाई रहते हैं, इन्फ्लेशन रिसेशन कंसर्न्स आती हैं, तो $4,500 पर आउंस के भी लेवल्स इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा, वो 30-40% की करेक्शन गोल्ड में इस साल में वैसा कोई फैक्टर इन नहीं कर रहा है। जी हाँ, जिस तरह का वन वे लिनियर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, कुछ मुनाफा वसूली सोने में ज़रूर आएगी, लेकिन जब तक इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, टैरिफ है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर मार्केट में हैं, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करेंगी कि सोने में कोई बहुत बड़ी करेक्शन ना देखने को मिले। ज़्यादातर मार्केट यही मानता है कि नीचे में 85,000, ऊपर में 95,000 टू ₹1,00,000 का हायर लेवल्स, इस रेंज के बीच में सोना इस साल में अब कारोबार कर सकता है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर की वजह से भारत पर डंपिंग का खतरा मंडरा रहा है। कई इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार से सेफगार्ड ड्यूटी भी लगाने की मांग की है। तो किन किन सेक्टर पर इसका असर देखने को मिल सकता है, इस पर ही देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर गहराता जा रहा है। चीन के उत्पादों पर अमेरिका ने 145% की ड्यूटी लगा दी है, वहीं चीन ने भी इसका जवाब 125% ड्यूटी लगाकर दे दिया है। लेकिन इसका सीधा असर भारत के उद्योगों पर दिखाई देने लगा है। चीन की कंपनियों ने भारत को निर्यात होने वाले उत्पादों पे भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। इससे भारत पर डंपिंग का खतरा बढ़ जाएगा। चाइनीज कंपनियों ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बाजार को निशाना बनाते हुए भारी डिस्काउंट देने की शुरुआत कर दी है। कंपनियां फ्रिज, टीवी, स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स पर 4 से 7% का डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं, जिससे ग्राहकों को तो फायदा होगा ही, लेकिन भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। ये इंडिया के लिए बहुत इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू बिल्ड अप द आत्मनिर्भर भारत विजन, और ये हर सेगमेंट में आ रहा है। इट्स नॉट ओनली द टेलीकॉम वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, इट्स आल्सो स्टील, सोलर, टेक्सटाइल, केमिकल। स्पेशली ऑन टेलीकॉम साइड सिक्योरिटी कंसर्न रेज होता है कि वी नीड टू इंश्योर कि हमारा कंट्रोल हो एंड टू एंड इन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, क्योंकि सोर्सिंग नीड्स टू बी हैपन इन लॉन्ग टर्म इन इंडिया, स्पेशली विद द PLI स्कीम कमिंग अप इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। चीन ने टेक्सटाइल, रबड़, मेडिकल डिवाइस और खिलौनों के दामों में भी भारी कटौती की है। चीन ने विस्कोस स्टेपल यार्न भारत के मुकाबले 13 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ता बेचना शुरू कर दिया है। रबड़ के ग्लव्स पर भी भारी छूट दी जा रही है। साथ ही मेडिकल डिवाइस पर भी डिस्काउंट होने से मेडिकल डिवाइस का भारत में आयात 80% तक बढ़ गया है। वैसे तो चीनी खिलौनों पर सरकार ने सख्ती की है, लेकिन नॉकडाउन किट के चलते यहां भारत में आयात पर असर दिख रहा है। लिहाजा इंडस्ट्री सरकार से सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की मांग कर रही है। आज ऑलरेडी टेक्सटाइल में हेवीली चाइना का फैब्रिक इंडिया में आना चालू हो गया एट लोअर प्राइसेस, और ये हमारी डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही घातक है। सो इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू टेक इमीडिएट स्टेप्स के ये जो चाइना का इन्फ्लक्स हो रहा है, इसके ऊपर इमीडिएटली काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, एंटी डंपिंग और एनी अदर वे इसको रोकने का पूरा प्रयास करने की बहुत ही जरूरत है। अदरवाइज डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चला रही है, लेकिन चीन की डंपिंग भारतीय मैन्युफैक्चरर की नींद उड़ा सकती है। केतन जोशी के साथ असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ के स्कैम के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 अप्रैल को भारतीय जांच एजेंसियों ने प्रत्यर्पण की अपील पर बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की और चोकसी को न्यायिक प्रक्रिया के लिए जेल में रखा गया है। इधर भारत ने बेल्जियम के साथ चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि चोकसी अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत मांगी है। चोकसी ने यूरोप के सबसे महंगे वकील पॉल बिखायत और साइमन बिखायत को अपनी पैरवी के लिए लगाया है। मेहुल चोकसी जो गिरफ्तार हुआ है बेल्जियम में, ये बहुत अच्छी खबर है और एज अ विसल ब्लोअर इन दिस केस, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इसको एक्सपोज करने की कोशिश की इस फ्रॉड को, मेरी ये उम्मीद रहेगी अब कि सरकार उसको जल्द से जल्द देश में लेके आए और न ही उससे पैसे जो बैंक के साथ फ्रॉड किया उस पैसे की रिकवरी हो, जो दूसरे उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंचाइजीज, चैनल पार्टनर्स, सप्लायर्स के साथ फ्रॉड किया उसकी रिकवरी हो, जो एम्प्लॉयज का लॉस हुआ उसकी रिकवरी हो। साथ ही मेहुल चोकसी के मामले पर ईडी के पूर्व डायरेक्टर कर्नल सिंह का कहना है कि कानून के मुताबिक मेहुल चोकसी को भारत लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जांच एजेंसियों के पास चोकसी के खिलाफ काफी अहम दस्तावेज और सबूत मौजूद हैं। जो मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा, क्योंकि जो एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस है वो बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। उस प्रोसेस में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो पॉलिटिकल एंगल है उस कंट्री का और एक क्रिमिनल एंगल है, यानी जुडिशियल प्रोसेस है। तो पहले तो पॉलिटिकली लोग सेटिस्फाई होने चाहिए कि इस आदमी का हमें एक्सट्रेडिशन करना है। उसके सेटिस्फैक्शन होने के लिए एक तो ट्रीटी होनी चाहिए या इंटरनेशनल कोई कोवेनेंट हो। यहाँ बेल्जियम के साथ हमारी ट्रीटी है, पुरानी है लेकिन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। सेकेंडली, ड्यूअल क्रिमिनलिटी का कॉन्सेप्ट है कि वो चीज जो है क्राइम इंडिया में भी होनी चाहिए और उस कंट्री में भी क्राइम होना चाहिए। ओनली देन दे विल एग्री कि उसको भेजें। तो उसकी गिरफ्तारी से एक चीज तो क्लियर होगी कि वहां की पॉलिटिकल जो पावर है वो तैयार है उसको एक्सट्राडाइट करने के लिए। ये हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक पावर है, उसको इंडिकेट करती है कि वो गवर्नमेंट जो है तैयार हो गई है कि एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस शुरू करें। दिस वॉज ए पॉलिटिकल पार्ट। अब शुरू होगा जुडिशियल पार्ट। जुडिशियल पार्ट में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर उसके वकील भी लड़ेंगे, हमारी तरफ से उनकी गवर्नमेंट भी लड़ेगी। वक्फ के नाम पर शुरू हुई बंगाल में हिंसा मुर्शिदाबाद से फैलकर दक्षिण 24 परगना तक पहुंच गई है। दक्षिण 24 परगना के भांगर में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया। इसमें एक पुलिस वाला बुरी तरह से जख्मी हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस वैन को भी निशाना बनाया। उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी की और कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले आईएसएफ के समर्थक थे। इससे पहले मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ भी जमकर बवाल हुआ था। कई हिंदू परिवारों को हिंसा की वजह से वहां से पलायन भी करना पड़ा था। वहीं बंगाल के हालात पर केंद्र की भी नजर है। हमें ये जानकारी मिल रही है कि शुरुआती जांच में कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों की भूमिका सामने आई है। इस पर गृह मंत्रालय ने शीर्ष अधिकारियों से स्थिति का पूरा जायजा लिया है। गृह सचिव लगातार राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव के संपर्क में है। जांच एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार उल बांग्लादेश टीम यानी एबीटी के स्लीपर सेल का हिंसा भड़काने में बड़ा हाथ हो सकता है। जांच एजेंसी के मुताबिक इस हिंसा की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। इस आतंकी संगठन के स्लीपर सेल के लोग भारत बांग्लादेश सीमा के पास बेहद सक्रिय हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की हिंसा पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों का इलाज ही डंडा है, दंगाई बिना डंडे के नहीं मानते। करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं।
आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। तो हिंसा के बंगाल चैप्टर का आज आवाज अड्डा में हम करेंगे पूरा विश्लेषण, जानेंगे क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है, आतंकियों का वक्फ के नाम पर हिंसा से क्या है कनेक्शन, वक्फ बवाल जला बंगाल 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर आरजेडी कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। सूत्रों का यह दावा है कि इस बैठक में सीट बंटवारे, चुनावी मुद्दों और सीएम के चेहरे पर बातचीत की गई है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई और बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगा और उनकी तैयारी पूरी है। अगली बैठक 17 अप्रैल को पटना में होगी। वहीं मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय और कल्याणकारी विकल्प देंगे। बीजेपी और उसके अवसरवादी ठगबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी, ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है। सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।